इवनिंग सभी बच्चों को। मैं अनंत पांडे आप सबका स्वागत करता हूँ मैथ्स वर्ल्ड में। एक छोटे से परिवार मैथ्स वर्ल्ड में जिसे हमें धीरे धीरे एक साथ मिल करके धीरे धीरे बड़ा करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल पे आपने देख भी लिया होगा और मैंने आपको इसके बारे में आगाह भी किया था कि यूपीएसआई के बैच को हम लेकर के आए। कुछ एक जरूरी बात है, थोड़ा ही टाइम लूंगा आपका, फिर हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। बहुत ही ध्यान से बातों को सुनते हैं, ठीक है। यूपीएसआई 2023 का जैसा कि आपको पता है अक्टूबर में नोटिफिकेशन आने की बात चल रही है, ठीक है। तो इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाएंगे और खास तौर से यूपीएसआई के 2021 का जो पेपर पूछा गया था हम उसके सवालों को लगाएंगे। इसके पहले फिर 2017 में पेपर हुआ था एसआई का, ठीक है। 2017 फिर 2015, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो लेटेस्ट अभी जो पूछा गया है एसआई का हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके क्वेश्चन पेपर को हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और बाईलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इंग्लिश है कि हिंदी, मतलब सर हमारे लिए कोई दिक्कत तो नहीं होगा, मैं हिंदी मीडियम का हूँ या मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो मुझे हिंदी नहीं आती, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, शुरुआत जो हुई थी यूपीएसआई के पेपर की वो हुई थी 12 नवंबर से, ठीक है। 2021 के 12 नवंबर से पेपर शुरू हुआ था और 3 शिफ्ट में हुआ था, 3 चरणों में हुआ था, ठीक है। तो ये हो गई मुख्य मुख्य बातें जो आपको बताना था। पैटर्न मैंने पूरा बता दिया है वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने एग्जाम पैटर्न बताया यूपीएसआई का क्या होगा, उसके जो मार्किंग स्कीम होंगे वो किस तरह से होगा, ठीक है, सिलेक्शन के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीजें मैंने बताई है बहुत ही डिटेल में। तो उसको जाकर के जरूर देखिए, ठीक है। तो आई होप आपने पूरी इंफॉर्मेशन समझ ली। और साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे पहली बार इस सेशन में जुड़े हैं मैथ्स बोर्ड के साथ, तो आप बच्चों सबसे पहले बिना कोई भी देरी किए, सेशन तो आप पूरा देखेंगे ही, बिना कोई भी देरी के बच्चों सब्सक्राइब करके और ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 12 नवंबर की जो डेट को पूछा गया है वो मैं देता हूँ आपके सामने। सबसे पहला सवाल, फाइंड द सम ऑफ द जीपी, निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात है। जैसा कि मैंने कहा है कि बाइलिंगुअल, देखो ध्यान से, 2/5, 2/25, 2/125 और ये कहाँ तक है, एन टर्म्स, ठीक है। कैसे करना है ध्यान से देखो, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ। देखो जीपी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा एक आपको हिंट दे देता हूँ, पता भी होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जीपी क्या होता है, कुछ इस तरह का पैटर्न जो मैं बताना चाहूँ। जैसे मान लो 2, 4, 16, 32, ठीक है। और ये मान लेते हैं आगे इस तरह से सीरीज बढ़ते हैं। तो इस सीरीज में हम क्या देख रहे हैं, इस सीरीज में हमें कुछ एक पैटर्न दिख रहा होगा। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि 2 को मैं 2 से गुना करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 मिलेगा। ठीक उसी तरह से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 मिलेगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 32। इसी तरह से चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, 64, 128 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो भी सीरीज, जो भी श्रृंखला इस तरह का पैटर्न, उन्हें हम क्या कहते हैं, जीपी, यानी कि हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी, क्लियर है। और जीपी के सम ऑफ एन टर्म्स हमें क्या बताना है, सम के बारे में बताना है। तो जीपी का जो सम ऑफ एन टर्म्स है उसका फॉर्मूला बच्चों होता है, अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस, क्लियर है। यहाँ पे ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए होता है फर्स्ट टर्म। आर क्या होता है बच्चों, आर होता है कॉमन रेशियो। क्या होता है, कॉमन रेशियो, ठीक है। मैं बताता हूं, जैसे फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, ये देख रहे हैं जीपी है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद हो गया ये, मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ, कॉमन रेशियो मतलब कि जो आपका समान जो अनुपात है उनके बीच का, ठीक है। तो कॉमन रेशियो होगा वो समान संख्या जिसको की गुणा किया जा रहा है या जिसका भाग दिया जा रहा है, ठीक है। तो कॉमन रेशियो क्या हो गया, देख पा रहे हैं, ये सब कॉमन रेशियो, क्लियर। तो आई होप आपको ये चीजें पता होंगी, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है बच्चों, क्लियर। अब बढ़ते हैं सवाल को सॉल्व करने की तरफ। ध्यान से देखो कैसे करें, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना अगर नोट नहीं हुआ है तो, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, तब तक मैं मिटाता हूँ।
एक सेकंड। ओके, चलो शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन कैसे, बहुत अच्छे ढंग से बताऊंगा। देखो क्या करना है, ठीक है, देखो क्या करना है, 2/5 प्लस 2/25, 25 को क्या लिख सकते हैं 2/5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्लस 2/125 यानी कि 2/5 का क्यूब। और ये कहाँ तक जा रहा है बच्चों, एन तक, एन टर्म्स तक, यानी कि एन पद तक। ठीक है, क्या आप देख पा रहे हैं कि सभी में दो कॉमन है? जब दो कॉमन है तो क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, टू बाहर निकाल दो और अंदर में रख दो 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का क्यूब। ठीक है, और ये बच्चों कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका एन तक। ठीक है, एन टर्म्स तक, यानी कि एन पदों तक। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अगर आप इस चीज को देखोगे तो ये बच्चों क्या है, ये है पूरा जीपी। ठीक है, ये क्या है जीपी, ध्यान से देखो, टू को ऐसे बाहर ही रहने देते हैं। अब सम ऑफ एन टर्म्स, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या हो गया, ध्यान से देखो, यहाँ मैं बता रहा हूँ, ए मतलब हो गया 1/5। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, ए, ए कितना हो गया 1/5 इंटू 1 माइनस आर। आर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, अगले को पिछले से डिवाइड कर दो, 1/5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/5। ध्यान से देखो, 1/5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/5 करेंगे, 5 से 5 ही कट गया, मतलब कुल मिला के क्या बचा 1/5, ये हो गई आर की वैल्यू। ठीक है, तो 1 माइनस आर, आर कितना है 1/5, और इसके होल पावर बच्चों क्या है n। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ठीक है, फॉर्मूला लिखा है, देख लेना ध्यान से, ये मत पूछिएगा कि सर ये कैसे कर दिया। ठीक है, ए ये कितना हो गया, ये हो गया ए 1 माइनस, ये हो गया आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1। यह है, समझ पा रहे हैं? अब ध्यान से देखो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो टू को बाहर ही रहने दो। ठीक है, ऊपर 1/5 है, अंदर में क्या है बच्चों 1 माइनस 1/5 की होल पावर में n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/5 बच्चों क्या हो जाएगा, आपको पता है, आप लोग बहुत होशियार हो, मुझे पता है, 4/5 हो जाएगा, 5 से 5 ही कट गया। ठीक है, अब ये देखो 2 से 4 कटेगा, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, मतलब ये बचा ऊपर 1 नीचे बचा 2, तो कुल मिला के जो आंसर है वो क्या है 1/2। ठीक है, फिर ब्रैकेट में बच्चों क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/5 की होल पावर। क्या इसमें ऐसा कोई आंसर आपको दिख रहा है, जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा 1/2, क्योंकि बाकी सब में तो अलग अलग है। सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें चीजों को अच्छे तरीके से समझा। हो सकता है आपको थोड़ा आवाज हल्की सी थोड़ा कुछ अलग से आ रही हो, तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ कि आवाज थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी वॉइस आपको अच्छे तरीके से आ रही है, क्वालिटी में भी हो सकता है थोड़ा कम हो, वॉइस अच्छे से आ रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल था, इसका आंसर था। अगला सवाल आपके सामने, बताओ। हाँ चलो बताओ, एक्स एक कार्य को 131 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक बार सवाल अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से सवाल पढ़ लीजिए। 131 दिन में कार्य को पूरा करता है, कर सकता है, वह 47 दिन तक अकेले कार्य करता रहा और शेष कार्य को वाई ने, ठीक है, कोई वाई महोदय भी है, तो दोस्तों में क्या दिक्कत है, वाई ने 84 दिनों में पूरा किया, तो दोनों साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बेटा ये सवाल बहुत पूछा जाता है, तो बहुत आसान होता है, टाइम एंड वर्क चैप्टर बहुत आसान। ठीक है, देखो कैसे करना है, सिंपल सा है, देखो आपको पता है कि टोटल वर्क जो होता है, आपने अगर टाइम एंड वर्क को अच्छे तरीके से पता अगर पढ़ा है, ये चीज बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल वर्क होता है, जो कुल कार्य होता है वो कितना होता है, आता है। ठीक है, अब यहाँ पे x और y दोनों के लिए बात की जा रही है, y के लिए बोला जा रहा है कि y बचे हुए कार्य को 84 डेज में पूरा कर। ठीक है, करना कैसे, सीधे सीधे हम रिमेनिंग वर्क का फंडा लगाते हैं। देखो x के लिए बात करते हैं, x 131 डेज में पूरा कर सकता है, तो x का 1 डेज वर्क कितना हो गया, 1 डेज का उसका वर्क मतलब एक दिन का कार्य कितना हो गया 1/131। ठीक है, अब वो बोला है कि 47 डेज तक काम कर रहा है, अगर एक दिन में 1/131 काम कर रहा है,
तो 47 डेज में कितना काम करेगा बच्चों? आप सीधे सीधे बोल देंगे सर वो करेगा 47/131। क्लियर है? तो देखो अभी मैंने बताया कि टोटल वर्क क्या होता है 1। तो x के द्वारा कितना कार्य किया गया? 47/131, ये x के द्वारा कार्य किया गया। y के लिए क्या करना है? y के लिए हमको कार्य का पता करना है, तो कैसे करेंगे? शेष कार्य जो है वो y कर, तो हम ऐसा लिख देते हैं कि शेष कार्य यानी कि रिमेनिंग वर्क, आर डब्ल्यू यानी कि रिमेनिंग वर्क। तो ये हो गया x के द्वारा, ये हो गया y के द्वारा, और ये कुल मिला के किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब रिमेनिंग वर्क निकाल देते हैं, और यही रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है? ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेना, आगे फिर मिटाऊंगा। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क आप निकालेंगे शेष कार्य, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस 47/131। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 84/131 आ जाएगा, और यही रिमेनिंग वर्क को कौन कर रहा है? y। क्लियर है? अच्छे तरीके से पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं फिर से बोलना चाहूंगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको सॉल्व जरूर करके लेना। ठीक है ना? ओके, तो रिमेनिंग वर्क हो गया 84/131। चलो अब मैं इसको मिटाता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ। ओके, देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो। तो रिमेनिंग वर्क अपना कितना आ गया? एक सेकंड बच्चों, आई होप आपने नोट तो किया ही होगा। देखो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया? 84/131। अब यही कौन कर रहा है? वाई कर रहा है। ये सीधे लिखो कि 84/131 जो है वो वाई कर रहा है कितने दिनों में? 84 दिनों में, यही बोला गया था। ठीक है, 84 डेज में। तो देखो 84 से 84 काट देते हैं, तो बचा कितना? 1/131। आपको पता है कि टोटल वर्क क्या होता है? 1 यूनिट। तो यहाँ से 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना हो गया? 131 इंटू 1, यानी कि 131 डेज। मतलब वाई को कार्य करने में कितना दिन लगता है? 131 दिन। तो देखो कुल मिला की स्टोरी क्या हो गई कि x जो है कितने दिन में कर पा रहा है? 131 दिन में। ठीक है, और ठीक उसी तरह से y जो है कितने दिन में कर पा रहा है? 131 डेज। निकल गया। तो पूछा है दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जब भी दो लोगों के काम को साथ में मिलकर करने के बारे में बात किया जाए, उसका फॉर्मूला होता है x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई एक्स। ठीक है, क्लियर है? तो सीधे सीधे वैल्यू को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 131 इंटू 131। और ध्यान से देखो ये x प्लस वाई यानी कि 131 प्लस 131, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 131। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। 131/2 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 65 क्लियर है? छोटा सा सॉल्यूशन है, समझाया आपको? होगा, कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से देखो, पढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल आपके सामने। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। 12 नवंबर 2021 का पूछा हुआ सवाल है, देख सकते हैं। जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और इस चैनल पे आपको ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी जब तक कि एग्जाम की डेट नहीं है। ठीक है, अच्छे तरीके से जुड़ो, तैयारी करो, क्योंकि तैयारी का ही टाइम। बताओ इसका आंसर क्या? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 10, 15 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 7 आता है। देखो बेटा, जब भी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहली बात देखो, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के बारे में बात कर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो वो हो जाएगा 1 के बाद 1, 2, 3। अगर यही बोलता है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे 9, 9, 9, ठीक है, फिर क्या करता है? 9, 9, 9 और 9 करते, अगर लार्जेस्ट बोला होता है। ये तो पूछा नहीं है, क्लियर है? अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला है कि 8, 10, 12, 15 और 20 से डिवाइड होना चाहिए। ध्यान से देखो, क्या कर दो? इसका एलसीएम निकाल दो। ठीक है, एलसीएम निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? 8, 10, 12, 15 और 20। ठीक है, आपके सामने एलसीएम निकाल रहा हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका एलसीएम कितना है।
देखो 2 से शुरू करते हैं, 2 का 4 बार में 8, 5 है, 15 और 10। क्लियर है। फिर 2 से करते हैं, 2 का 2 बार में 5, 3, 15 और 5। ठीक है। अब 2 से जाएगा नहीं बेटा, अब जाएगा 3 से। ठीक है। 2, 5, 1, 5 और 5। अब लास्ट जो जाएगा बेटा किससे जाएगा, 5। तो 2, 1, 1 और 1। क्लियर है। 1, 2, 3, 4। ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या हो गया, 2 देखो कितनी बार है, 1, 2 और 3 बार, मतलब 8 इंटू 3 इंटू 5, यही होगा एलसीएम। क्लियर है। तो देखो 8 5 जा 43 जा 120, मतलब एलसीएम आ गया 120। ये शॉर्टकट मेथड है, डिवीजन मेथड। पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो बता देना, मैं एलसीएम का एक अलग से सेशन भी बता दूँ। ठीक है। तो ये हो गया 120। अब देखो ध्यान से, मतलब कहने का मतलब ये जो 1000 है वो 120 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या पता कर। अब देखो ध्यान से देखो, जब आप इस 1000 को देखो, सबसे पहले क्या किए हमने, ये पता किया कि स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, 1000। इससे डिवाइड करना है 8, 10, 12, 15 और 20 से। तो इसका मतलब कि हमें हमें क्या निकालना होता है, इसका एलसीएम। एलसीएम निकाल दी, 120 है। क्लियर है। अभी हमने 2 काम क्या करना है, इस 1000 को 120 से डिवाइड करो। ठीक है। डिवाइड करोगे तो 8 बार में अगर आप करोगे तो 12 का 8 बार में कितना होता है, 96। 120 का 8 बार में हो जाएगा 960, मतलब ये बच्चों कितना हो गया, 40। क्लियर है। तो ये जो 40 है ये क्या है, एक्स्ट्रा। रिमाइंडर मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, जो बचा हुआ शेष पर, वही तो बोलते हैं। तो कुल मिला करके अगर आपसे बोला जाए कि स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, इस चीज को ऐसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल आएगा हूबहू ऐसे ही कर देना, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 120, डिवाइडेड बाय 120, हिंदी में अगर बोले तो वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 120 से विभाजित होती है। 120 से क्यों, 120 कहने का मतलब कि इन सभी से, क्योंकि एलसीएम दिया है। वो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 1000 जो है उसको बड़े प्यार से लिखो। ठीक है। उसमें ये जो एक्स्ट्रा है उसको कर दो माइनस। ठीक है, हमें एक्स्ट्रा को निकालना होता है। और फिर 120 से डिवाइड क्योंकि करना है, तो जिस भी नंबर से डिवाइड करना होता है उसको जोड़ दो, तो प्लस कर देंगे 120। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1080 है। अब पूछा गया है कि रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 7। रिमाइंडर 7 होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, 1080 आपका जो आया हुआ है उसमें 7 को और जोड़ दीजिए, तो आपके पास जो नंबर निकल के आएगा वही होगा आपका फाइनल। क्लियर है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देख सकते हैं कि सॉल्यूशन बिल्कुल लेंदी नहीं है, सॉल्यूशन एकदम शॉर्ट है, समझने के लिए। अभी डाउट होगा बेझिझक पूछना, बिंदास पूछना, कोई टेंशन की बात। क्लियर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, सवाल और है तो इसलिए थोड़ा मैं चीजों को उस तरह से लेके चलूँ। ठीक है। चलो अगला सवाल आपके साथ। देखो इस तरह के सवाल बेटा बहुत ही आसान होते हैं। ये आपके पास एक पाई चार्ट दिया है ना। देखो बोला क्या गया है, ये एक पाई चार्ट, ठीक है ना, ये एक पाई चार्ट है। मैं देखो यहाँ पे बता देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखो ये है एम, ठीक है, कि मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पूरा सवाल आपको बहुत अच्छे से बताऊँ। ठीक है। ये वाला जो है ये है एम। ठीक है। ये हो गया एन, ये हो गया ओ, ये हो गया पी, और ये लास्ट वाला जो हो गया ये हो गया Q। कहा क्या गया है, ये वॉशिंग मशीन, जो फुल वॉशिंग मशीन है, ठीक है ना, वॉशिंग मशीन वाई फाई करने के काम में आती है। ठीक है। इंसान के दिमाग में भी वॉशिंग मशीन अगर फिट होता तो कितना अच्छा रहता, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। नेगेटिव थॉट्स ही ना आते। ठीक है? लेकिन नेगेटिव नहीं रहना है, बी पॉजिटिव। ठीक है। तो देखो वॉशिंग मशीन जो टोटल है वो कितना है, 85,000 दिया हुआ है। और ये बोला गया है द चार्ट शो द सेल ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ वॉशिंग मशीन इन मुंबई। मुंबई में अलग अलग ब्रांड की जो वॉशिंग मशीन जो बिकी है उसके बारे में बताया गया। एम ब्रांड का 25% है, एन ब्रांड का 30% है, ओ का 15, पी का 20 और क्यू का 10। ठीक है। टोटल जो वॉशिंग मशीन है कुल मिलाकर कितनी है, 85,000। पूछा क्या गया है कि ब्रांड एन और ब्रांड क्यू दोनों को मिलाकर बेची गई वॉशिंग मशीन की कुल संख्या कितनी है। सुनना ध्यान से, कैसे करना है, सही अप्रोच होता है वो बताए।
ब्रांड एन और ब्रांड क्यू इन्हीं का पूछा गया है। टोटल नंबर बताना है यानी कि प्लस एन का परसेंटेज देखो कितना हो जाएगा 30%, ठीक है, प्लस क्यू का देखो कितना परसेंट है, क्यू का दिया हुआ है 10%, देख रहे हैं क्यू का कितना है 10%, तो 30% प्लस 10% बच्चों कितना हो गया 40%। और ये जो 40% है इसमें से निकालेंगे, हम निकालेंगे इस टोटल में से, परसेंट हमेशा टोटल में से ही निकाला जाता है, कुछ नहीं करना है बच्चों, 40% ऑफ किसका निकाल देंगे आप 85,000। हमेशा याद रखे रहो परसेंट जो है वो कैंसिल करेंगे तो यहाँ से भी डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि परसेंट मतलब डिवाइडेड बाई 100 होता है, ये 2 जीरो काटेगा अगले 2 जीरो, ठीक है, सिंपल सी बात है, मतलब हो गया 40 इंटू 85 और एक और जीरो, ठीक है, तो डबल जीरो लगा दो, 4 5 या 20, 4 या 32, 34, 34,000 बच्चों हो गया आंसर। देख रहे हैं कितना आसानी से आंसर आ गया, अगर आप चाहते हैं मन में भी कैलकुलेट कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो कुछ आंसर था। देख सकते हैं कि कैसा सवाल पूछा गया है। ऐसा पढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है वो सेम यही है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन यही है, सवाल बस पूछा, ध्यान से देखो अगला सवाल क्या पूछा है कि ब्रांड ब्रांड एम और ब्रांड पी बेची गई वॉशिंग मशीनों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो कुल मिला के बोला है कि ब्रांड एम और ब्रांड पी के बीच का अंतर आपको बताना है, इसका अंतर क्या है, इसकी क्वांटिटी का, कुछ नहीं करना है, इसी पेज पे मैं आपको वापस ले आता हूँ, ध्यान, ठीक है, देखो ब्रांड एम क्या था बेटा, फिर से लिख दे रहा हूँ, ये एम है, ये एन है, ये ओ है, ये पी है और ये क्यू है, ऐसा ही देखो दिया हुआ है, ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये ब्रांड एम कितना है, हमें एम माइनस पी पता करना है, एम कितना है 25%, पी कितना है 20%, ठीक है, दोनों का अंतर कितना हो गया बच्चों 5%, और ये 5% में किसका निकालना है 85,000 का, तो कुल मिला के कहने का मतलब कि 5% यानी कि 5/100 इंटू 85,000, यही हुआ, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 850, तो आ गया 0 5 5 25 4250, क्लियर है, देख सकते हैं कि आंसर इसमें दिया होगा 4250, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, देख लो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, तो आपको कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इसमें गलती ये करते हैं कि वो लगेंगे अलग अलग परसेंट निकालने की, 25% 85,000 का, फिर 20% 85,000 का, और फिर सॉल्व करते हैं, बेटा वैसे नहीं करते, वैसे नहीं कर। और एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कभी भी अगर इस तरह से दिया हो, मान लो x% ऑफ, मान लो कुछ भी दिया है 10,000, ठीक है, मैं नंबर ले लेता हूँ, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपको ये बार बार 100 करके रखने की जरूरत नहीं है, परसेंट दिख जाए और लगातार अगर आपको 2 जीरो दिख जाए तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे उनको कैंसिल कर, ठीक है, समझ पा रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल हो गया 4250 इसका आंसर है। अगला सवाल आपके सामने बहुत प्यारा सवाल है, इस फल के ऊपर ये सवाल है, और आपसे बताना चाहूंगा कि इस तरह के सवाल में बहुतों को दिक्कत है, ठीक है, मैं आपको बहुत एक शानदार तरीका बताऊंगा, हम बेसिक तरीका भी देखेंगे और उसका स्मार्ट मेथड भी देखेंगे कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। सबसे पहले सवाल अच्छे से देख लो, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल कितना है 3 रहता है, ठीक है, अच्छे देखना, 11 से विभाजित किया जा रहा है और 3 जो है शेषफल रह रहा है, फिर बोला है कि उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहता है, देखो, a number when divided by 11 leaves a remainder 3. What is the remainder when the square of the same number is divisible by 11? अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले इसका बेसिक अप्रोच, ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान से इसको लिख लो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ और तरीका पढ़ा हो, मैं जो तरीका बता रहा हूँ ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक मेथड के, ठीक है ना, अच्छे तरीके से पेन और कॉपी लेकर नोट करिएगा, और ये सवाल कई एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक मेथड के बारे में, ठीक है ना, बेसिक मेथड के बारे में ध्यान से सुनो कैसे। देखो आपको बेटा ये फॉर्मूला तो पता होगा, मैं लिख भी दे रहा हूँ, डिविडेंड, ठीक है ना, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर, नॉट डिवाइजर, ये डिवीजर होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, ठीक है,
ये आपको बेटा पता होना चाहिए। जैसे मान लो 4 2, 2 का 2 बार में 4, यानी कि कितना हो गया 0। ये आपका हो गया डिविडेंड, ठीक है। ये हो गया डिवाइडर, ये हो गया क्वोशंट और ये हो गया रिमाइंडर। इस भी माध्यम से इसको समझना चाहते हैं समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हो गया डिविडेंड, ठीक है। ये हो गया बेटा डिविजन, ये हो गया क्वोशंट और ये हो गया बेटा रिमाइंडर, ठीक है। क्लियर है? आई होप आप समझ में आ रहा है। क्लियर? तो हम इसी फंडा का यहाँ पे यूज करें, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से नोट कर। ओके, अब ध्यान से, तो पहली लाइन 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है। हम मान लेते हैं कि संख्या जो है वो क्या है, ठीक है, क्या है, ठीक है। बोला है कि 11 से विभाजित किया जा रहा है, मतलब डिवीजन हो गया 11। क्वोशंट अपने को पता नहीं है, क्वोशंट को मान लेते हैं 3 और रिमाइंडर दिया गया है 3। क्लियर है? क्वोशंट को मान लेते हैं क्यू और रिमाइंडर हो गया 3, ठीक है। ये अपने पास आ गया पहला क्वेश्चन। यही पूछा जा रहा है कि जब इस संख्या के वर्ग को, इस संख्या के वर्ग को जब हम 11 से विभाजित करेंगे तो क्या, समझो। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो क्यूब होता है, क्यू क्या होता है, क्यू मतलब हो गया 1 2 3 4, ठीक है। मतलब इस तरह से कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। मतलब क्यू कोई भी प्राकृतिक संख्या होती है, क्यू कोई भी एक नेचुरल नंबर, ध्यान से बातों को सुनिए, नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या। सबसे आसान जो तरीका है, आप यहाँ पे कुछ भी पुट करके देखेंगे आंसर सेम आएगा, लेकिन जितना छोटा संख्या रखोगे उतना ही आपको प्रॉब्लम कम हो, ठीक है। तो मान लो कि हम क्यू का वैल्यू रखते हैं 1, 1 रख के चलो, सॉल्यूशन आपको करने में आसानी रहेगी, ज्यादा लंबा नहीं है। क्यू का वैल्यू रख दो 1, ठीक है। अब ये दिमाग में आ जाए सर क्यू का वैल्यू 2 रख दे, कुछ भी रखो आंसर सेम, ठीक है। क्यू का वैल्यू 1 रखो, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 इंटू 1 प्लस 3। तो 11 प्लस 3 करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 14। बात समझ में आ रही है? क्या एन का वैल्यू आ गया, मतलब जो नंबर है वो क्या हो गया 40। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब पूछा क्या गया, ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया कंप्लीट, हमें संख्या पता चल गई। अब बोला है कि संख्या के वर्ग को अगर 11 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या है। अब कुछ नहीं, इसका वर्ग। अब बेटा इसका वर्ग यानी क्या है, एन स्क्वायर, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 196, 196 स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। और सवाल में यही पूछा गया है कि 196 को आप 11 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या है। कुछ नहीं करना है, डिवाइड करके देख लो, इतना तो हम सभी को बनता है ना, सबने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। 11 का एक बार में 11 कर देंगे, 9 में से एक गया 8, 6, 11 का 7 बार में 11 7 जा 77, ठीक है। 16 9 और कितना हो जाएगी बेटा 7, ठीक है। 86 माइनस 77 करेंगे कितना हो जाएगा 9। तो शेष फल आप देख पा रहे हैं कितना आया 9 आया, मतलब इसका आंसर जो है वो क्या आ जा रहा है बच्चों ई, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कौन सा तरीका, ये बेसिक मेथड है, हमने इस चीज का यूज किया कि डिविडेंड बराबर डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या करते हैं, सबसे पहले बोला गया है 11 से विभाजित किया जा रहा है, ठीक है, और 3 शेषफल है, हमने नंबर को माना एन, एन बराबर 11 इंटू क्यू प्लस 3। मैंने क्या बोला कि क्यू का जो वैल्यू है 1 2 3 4 करके है, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या है नेचुरल। तो सॉल्यूशन को छोटा करने के लिए क्यू को हमने मान लिया एक, एक पुट करने पे हमें संख्या पता चल गई क्या है 14। अब उसी का स्क्वायर करके 11 से विभाजित करके हमको बताना है शेष, शेषफल क्या आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है बेटा पहला, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में, इसका स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद पढ़ते हैं अपने शॉर्टकट मेथड, आंसर कैसे, ठीक है। आंसर कितना आया है 9, ये आपको ये पता चल गया, ठीक। अब चलो बताता हूँ अगला तरीका, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा। इसीलिए बोल रहा हूँ इस सेशन को पूरा अच्छे तरीके से देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना बेटा, अपना परिवार जितना ज़्यादा बड़ा हो उतना ज़्यादा सबका भला हो, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से देखो कैसे करना, ठीक है। दूसरा मेथड है जो, ये क्या है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकना बेटा, तो अब से
ठीक है। थोड़ा हो जाता है कि नेटवर्क, इसका भी पेन का भी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहता होगा, कभी पकड़ता है कभी छोड़ता है। ठीक है, चलो खैर, अब देखो दूसरा जो मेथड है बेटा वो है शॉर्टकट। ठीक है, मेथड टू शॉर्टकट, शॉर्टकट मेथड है। तो कैसे करना है ध्यान से देखो। हम मान लेते हैं कि नंबर हमारा क्या है n। हम मान लेते हैं बेटा नंबर हमारा क्या है। ठीक है, बस बात ये ध्यान रखो कि रिमाइंडर क्या है 3, और हमें डिवाइड किससे करना है 11 से। यही दो बातों पर ध्यान देना है। पहला केस लेके चलते हैं कि जब संख्या जब n थी तो उस समय शेषफल कितना आया था बेटा 3। ठीक है, जब संख्या जब n थी, जब संख्या जब n थी तो शेषफल कितना आया था 3। ये बात तय है, इसमें कोई डिवाइड कोई दिक्कत नहीं है। शेषफल 3 कब आया, मतलब जब हम इस n को 11 से विभाजित, ठीक है। जब संख्या n थी तो हमने उसको 11 से डिवाइड किया तो शेषफल हमारा कितना मिला 3, यही दिया गया है। ठीक है, अब सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि जब संख्या जो है n स्क्वायर हो जाए, ठीक है, तब हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा जब इसी को हम 11 से डिवाइड करें। मतलब क्या, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि रिमाइंडर ऑफ n का स्क्वायर बटे 11, यही चीज पूछ रहा है। ठीक है, अब खुद बताना रिमाइंडर ऑफ n स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रिमाइंडर ऑफ n इंटू रिमाइंडर ऑफ n। ठीक है, n स्क्वायर बोला गया तो n को 2 बार लिखना है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 11। अब देखो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, जब एक रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है तो 3 इंटू 3 बटे 11, मतलब 9/11 करोगे तो बेटा क्या आएगा, 9 ही तो आएगा। तो आंसर क्या हो गया 9। ये जो मैंने इतना, बस आपको ये स्टेप यहाँ पे समझाना जरूरी था। उसके बाद आप सीधे सीधे आप इसको भी लिख सकते थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो मैंने बात बता। ठीक है, क्लियर। किसी को डाउट होगा बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछना, देख सकते हो कितना शानदार तरीके से चीजें आपको बताई। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सेशन अच्छा लगा तो बेटा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला सवाल, ये भी सवाल नंबर सिस्टम का सवाल है, ये पूछा गया है 12 नंबर के शिफ्ट। देखो इसमें जो सवाल है वो पहले दूसरे शिफ्ट के मिक्स भी हैं। ठीक है, लेकिन सवाल आपको पूरे अच्छे तरीके से मिले। 700 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। बेटा जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए, ठीक है, हमेशा याद रखो बेटा 3 और 5 दोनों से डिवाइड करने के बारे में बात करते हैं। आंख बंद करके क्या निकालो एलसीएम। तो सबसे पहले 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने के लिए बात बोल रहा है तो वो बेटा क्या हो जाएगा कि 3 और 5 के एलसीएम के बारे में। एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 क्या हो जाएगा। तो आप सब बहुत समझदार हैं, आप बोलेंगे सर दो ऐसी संख्याएं जो आपस में एक दूसरे को विभाजित न कर पाती हो, उनका जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, उनका गुणा मतलब प्रोडक्ट। जैसे अगर बोल दिया जाए कि 2 और 7 का एलसीएम बताओ तो आप क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 यानी कि 40। ठीक है, एक नियम याद रखते रहो, कभी भी अगर दो ऐसी संख्याएं दे दी जाए तो आपस में एक दूसरे को डिवाइड ना करती हो तो उनका जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, उनका प्रोडक्ट। ठीक है, समझ गए। चलो इसको मिटाते हैं। तो कुल मिला के ये बोलना है कि 700, हाउ मेनी नंबर्स अप टू 700 डिवाइडेड बाय 3 एंड 5। तो हमें 15 से यहाँ पे डिवाइड चेक करते करते आगे बढ़ना है 700 तक। शुरुआत करते हैं, सबसे पहला संख्या क्या हो गया 15, फिर 15 15 आगे बढ़ाते जाओ, 15 के बाद फिर क्या हो गया बेटा 30, फिर अगला क्या होगा 45। ठीक है, अब इसी तरह से 15 15 जुड़ते जाएंगे। अब हमें बेटा ये पता करना है कि 700 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, या 700, मतलब 700 से ठीक नियरेस्ट नंबर कौन सा। कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये जो 700 है, जो 700 है उसको क्या करो बेटा, उसको आप डिवाइड करो 15 से। ठीक है, हम 15 15 के गैप में लेके चल रहे हैं। 15 का देखो 4 बार में करेंगे कितना हो जाएगा, और ये बेटा कितना हो गया, दिस विल बी 100। ठीक है, फिर 15 का 6 बार में करेंगे कितना हो जाएगा 90। मतलब आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है 10। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ वो संख्या पता करने के लिए कि 700 के ठीक नीचे कौन सी ऐसी संख्या है जो 15 से डिवाइड हो। कुछ नहीं करना है, देख रहे हो कि 700 को 15 से हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 10। ये रिमाइंडर यानी कि एक्स्ट्रा, तो मतलब 700 में से ये 10 एक्स्ट्रा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 700 माइनस हम कर देंगे 10, यानी कि जो हमारा सबसे आखिरी संख्या है वो क्या है बच्चों, वो है 690।
यही आपको बात समझ में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा क्या है, एपी में है। ठीक है, अब जब एपी में है तो कुछ नहीं करना है, जब भी आपको एपी में हमें बताना है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। जब कभी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स बताना होता है हम क्या फंडा यूज करते हैं कि nth टर्म्स बराबर हम कर देते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, हमेशा याद रखें, तो nth टर्म होता है वो किसके बराबर हम कर देंगे, लास्ट टर्म के बराबर। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, आपको पता होना चाहिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू टी बराबर लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यानी कि आखिरी पद, वो क्या है 690। ठीक है, 690 हमें n का वैल्यू पता करना है। a क्या होता है, पहला पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। और d क्या होता है, इनके बीच का अंतर। अंतर कितना है, सेम रहता है सब में। ठीक है, पुट कर दो 15 प्लस n माइनस वन इंटू 15 बराबर 690। ठीक है, अब अगर आप इसको स्कूल वाले बच्चों की तरह करेंगे तो पूरा एक एक स्टेप लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, जितना स्टेप बढ़ाते जाओगे सिलेक्शन से उतना दूर होते चले जाओ, सिंपल सा बात। ठीक है, देखो 15 और यहाँ -15, ये बेटा कैंसिल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। और फिर ये 15 इंटू एन बचा, बस क्या 15 एन बचा, बराबर हो गया 690। सॉल्व कर दो, एन बराबर आपका आ जाएगा 46। क्लियर है, एन बराबर आ जाएगा 46। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। देख सकते हो कितना आसानी से हम चीजों को कर लेंगे। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ध्यान से देखो। अगला सवाल तो बहुत ही आसान था, इसका कोई दम तो है। यदि 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है तो x का मान ज्ञात करें। बेटा कुछ नहीं करना है, 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है। कहने का मतलब क्या है कि 40% जो 460 का है वो 20% किसके, 320 से कितना ज्यादा है, x ज्यादा। यही बोला है ना, सवाल क्या बोला है, 20% 320 का, 40% 460 से x ज्यादा, यही बोला है। ठीक है, x कम है। ठीक है, तो कुल मिला के बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखो परसेंट दिया गया है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ परसेंट दिया हुआ है, परसेंट लिखा, 2 जीरो दिख जाए सीधे सीधे कैंसिल कर, परसेंट कर दिया। उसी तरह से देखो परसेंट है, परसेंट लिखा, 2 जीरो कर दिख गए कैंसिल कर। अब सॉल्व करो, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 यानी कि 80, 232 यानी कि 64 बराबर हो गया x। सॉल्व करो, 4 18 में से 6 कितना हो गया, 20, यानी कि x का मान कितना आ गया मेरे बच्चों, 120। क्लियर है, समझ में आ रहा है, शानदार तरीके की चीजें होंगी, आसानी सवाल था, सब कुछ कर लो। ठीक है, हर शिफ्ट का आपको बेटा सॉल्यूशन करवाया जाएगा, बिल्कुल बेझिझक एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, ओके। अगला सवाल बताओ। ये सवाल बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको बल्कि अच्छा चलिए करवा ही देते हैं। तो कोई 11 से डिविजिबिलिटी के लिए बोल रहा है कि इनमें से 11 से विभाजित कौन है। तो वो सीधे सीधे बताते हैं कि 11 से विभाजित करने का तरीका क्या है। तब तक ये आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है, कोई बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाना है, जो तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान। सबसे पहले देखो ऑप्शन ए को चेक कर, ठीक है, मैं एक बताऊंगा ध्यान से, 2 7 9 9 0 4, कोई तुक्का नहीं मारेगा, ध्यान से। कैसे करना मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग पेन से बताऊँ। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं थोड़ा येलो का इस्तेमाल कर देता हूँ। क्या करो, सबसे पहले पहली वाली संख्या को पकड़ो, ठीक है, और इसको अल्टरनेट एक एक छोड़ करके आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। और क्या करो, प्लस करते, क्या करते जाओ, प्लस करते जाओ। 2 + 9 कितना हो गया, 11, 11 + 0 11, 11 + 8 कितना हो गया, 19। मतलब ये कितना आ गया, ठीक है। पहला जो आपने जोड़ा है उसके साथ पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद कर दो माइनस, माइनस करने के बाद फिर क्या करो, जो बच जाता है उसको जोड़ दो। ठीक है, बच क्या क्या क्या, जो बीच बीच के जो टर्म्स थे 7 9, ठीक है, अब इनको प्लस कर दो। 9 और 7 हो गया 16, 16 और 4 कितना हो गया बेटा 20। तो 19 माइनस 20 कितना आ गया, माइनस का, ठीक है, कितना आ गया, माइनस का 1। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये आपके पास जो रिजल्ट आता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये जो आना चाहिए यहाँ पे या तो 0 आना चाहिए, या तो ऐसी कोई संख्या जो 11 से डिविजिबल, मतलब 11 या -11 ऐसा, ठीक है।
इसके अलावा कुछ आता है तो इतिहास एलिजिबल नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं। दूसरा चेक करते हैं, 2899। अब ठीक है, अब करते हैं। देखो 9 और 2 11, 11 और 0 11, और 8 कितना हो गया 19, मतलब पहले रख दो, माइनस कर दो। 9 और 8 17, 17 और 4 कितना हो गया 21, मतलब 19 माइनस 21 बेटा कितना आ गया -2। क्या ये 0 और 11 कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी ये बढ़ते हैं। ऑप्शन सी देख लो, 269904, और इसको खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना। 2 और 9 11, 11 और 0 11, 11 और 8 बेटा कितना हो गया 19। ठीक है, जो पहले लिखे हैं उसको पहले, जो शुरुआत जहां से की है तो वो पहला नंबर पहले लिखा है, ठीक है ना। पहले से पहला बाद का बाद, ठीक है। फिर देखो 6 और 9 15, 15 और 4 कितना हो गया 19। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 19 माइनस 19 आ गया, और क्या ये जीरो है? देख रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, 0 11 या -11 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट वाले को भी देख लो, क्या पता कि आप में से कुछ हो जिनको लगा नहीं सर लास्ट वाला भी देख लेते हैं, हालांकि इसके बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चौथा बता देता हूँ। 2,999,048। देखो 2 और 9 11, 11 और 0 11, 11 8 कितना हो गया बच्चों 19। ठीक है, फिर उसके बाद 9 और 9 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, मतलब 19 माइनस 22 कितना हो गया -3, मतलब ये भी नहीं। ठीक है, इनमें से कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर। आई होप सवाल तो आपने देखा, आपको सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा, कोई बुकिश लैंग्वेज आपको नहीं पढ़ना, किताबी कीड़ा नहीं बनना है, किताबी कीड़ा बनना है लेकिन चीजों को सही तरीके से आकलन करते हुए। ठीक है, पढ़ो पढ़ो बहुत पढ़ो, ठीक है, पढ़ाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेटा, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, तो उस चीज से बचना चाहते हो तो मेहनत करो। चलो बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन क्वेश्चन। बताइए, आपके पास सवाल देखिए दिया हुआ है, आई होप आपको सवाल अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सवाल को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ये सवाल दो हिस्सों में बटा है, ये क्या है बेटा, ये डिवाइड है, क्या है डिवाइड, ठीक है। देखो पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, ठीक है, दोनों को हम क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो हम पहले हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान से, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो √587, ठीक है ना, सॉल्व करते ध्यान से। सबसे पहले हम पहले वाले पार्ट को कर रहे हैं, ध्यान से। √587, √587 माइनस √121। बेटा एक चीज याद रखिए, कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, स्क्वायर क्यूब याद रखे रहो, अन्यथा बहुत क्या करते हैं नुकसान में रहोगे। 121 का स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए क्या होता है 11, तो 587 माइनस 11, 7 में से 1 6, 8 में से 1 7, यानी कि 576, इसका रूट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 24। मतलब इस पहले वाले सेक्शन का वैल्यू कितना आ गया 20। अब इसके बाद बेटा अगले वाले सेक्शन का वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, क्यूब सॉरी क्यूब रूट नहीं स्क्वायर, 2316 माइनस 180। ठीक है, अब 1296 किसका स्क्वायर रूट होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है 36 का। 180 माइनस 36 करोगे बेटा कितना हो जाएगा 144। ठीक है, 10 में 6 4, 7 में 3 4, मतलब 144, और 144 का रूट निकालो कितना हो जाएगा 12, मतलब 2316 माइनस 12। ठीक है ना, ब्रैकेट को बस खोलते जाना, अंदर से बाहर की तरफ बढ़ते जाना है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2304, और 2304 जो है किसका रूट होता है 48। ठीक है, तो पहला हिस्सा हो गया 24, दूसरा हिस्सा हो गया 48। हमें इसी को तो करना है कि 24 डिवाइडेड बाई 48 कितना हो जाएगा। अब बोलेंगे सर बड़े प्यार से हो जाएगा 0.5। ठीक है, एक बार कितना आसान है, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं, कुछ सवाल जरूर है जो कि आपको थोड़ा सा हल्का सा पैनिक में कर सकते हैं, घबराने की जरूरत है सभी के लिए। ठीक, चलो अगला सवाल आपके साथ ये रहा, ठीक है, ये तो बिल्कुल केबीसी हो गया, ठीक है, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन नहीं। लगातार 3 वर्षों तक एक उत्पाद का मूल्य, और ये आज के सेशन का आखिरी सेशन है, तो मैं चाहूंगा कि इसको सॉल्व जरूर करिएगा आप लोग। लगातार 3 वर्षों तक एक उत्पाद का मूल्य जो है 118 रुपए प्रति लीटर, 236 रुपए प्रति लीटर और 295 रुपए प्रति लीटर था।
यदि कोई आम आदमी उस उत्पाद पर औसतन कितना रुपए प्रति वर्ष खर्च करता है तो उस उत्पाद की प्रति लीटर 3 वर्षों के लिए औसत मूल्य ज्ञात करें। कुल मिला के सुनो स्टोरी क्या है, ठीक है। कि मतलब देखो 3 साल के लिए हिसाब किताब दिया हुआ है। पहले साल के लिए रेट दिया है 118, दूसरे साल के लिए 236 रुपए, तीसरे साल के लिए 295, ठीक है। अब ये दिया हुआ है एवरेज, ये एवरेज क्या दिया हुआ है पर ईयर का, एक साल के हिसाब से औसत दिया हुआ है 12,900 रुपए। तो पूछा है कि आपको औसत पता करना है कि कितना मूल्य होता है औसतन 3 साल। यहाँ पे एक साल के लिए दिया गया, आपको 3 साल के लिए पता करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से। हम सबसे पहले देखो ये क्या बोला है, ये क्या है, हर साल के लिए 12,900 रुपये, मतलब पहले साल भी लगा, प्रति वर्ष बोला है 12,980 रुपये दूसरे साल भी लगा, और 12,980 रुपये तीसरे साल, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ईयर के लिए हम बात करते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है? सबसे पहले हम पहले साल के लिए बात करते हैं। पहले साल में क्या रेट था, 118 रुपये प्रति लीटर, 1 लीटर के लिए 118 रुपये दिया जा रहा था। टोटल कितना है, 12,980 रुपये। तो कुल मिलाकर के कितना लीटर लिया गया, अब मतलब उसको हम बोल देते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना है बच्चों, 12,980 डिवाइडेड बाई 118। ये बच्चों कितना हो जाएगा, सॉल्व करके देख लेना, 110 है, ठीक है, 110 लीटर। उसी तरह से दूसरे साल के लिए बेटा क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए बात करोगे वही सेम क्वांटिटी। अच्छा सवाल था ये, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला। अगले साल के लिए 12,980 हो रहा है, तो 12,980 डिवाइडेड बाई किससे कर देंगे, 236। 1 लीटर का कितना है, 236। टोटल लगा है दूसरे साल 12,980, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 236 से डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करके देखना, आंसर आएगा 55, ठीक है। ये कैलकुलेशन वाला काम इस सवाल में आपको। तीसरे साल के लिए बात करें, थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, सेम वही चीज, तीसरे साल में कितनी क्वांटिटी हुई वो क्या हो जाएगा, 12,980 डिवाइडेड बाई बेटा कितना है, लास्ट ईयर में कितना है, 295, ठीक है। तो सॉल्व करना कितना आ जाएगा, 40। क्लियर है। तो देखो यहाँ से आपको तीनों साल के लिए पता चल गया कि पहले साल की कितना क्वांटिटी लिया गया, 110, दूसरे साल 55, और तीसरे साल 44 लीटर। अब पूछा है कि 3 वर्षों के लिए औसत मूल्य ज्ञात करो। बेटा देखो ध्यान से देखो, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन टोटल, ठीक है। अब 3 साल के लिए बोला है, देखो क्या हो जाएगा, ये देखो ये पहले साल का है, 3 साल के लिए बोला गया है, ध्यान से देखो 3 साल के लिए मतलब क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। हमें क्या बताना है, कॉस्ट बताना है। सम क्या हो जाएगा, अगर एक साल का 12,980 है तो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, 3 × 12,980, ठीक है। और फिर टोटल, टोटल क्या हो जाएगा, वही जो भी हमने किया है, 110, 55 और 44, टोटल कितना हो जाएगा, 110 प्लस 55 प्लस 40, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 186.31। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कैसा लगा सवाल कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। ओके, तो इसको बेटा जरूर सॉल्व करिएगा, जहाँ पे भी डाउट होगा बेझिझक पूछिएगा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, नहीं लिए होंगे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगला सेशन जो है इस पे लगातार बेटा ये सेशन आते रहेगा, ठीक है। ये सीरीज जो है लगातार चलते रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे रहिएगा ताकि आपको अगले सेशन के बारे में जानकारी मिल सके, ठीक है। क्लियर है। और इसके साथ साथ आप कमेंट करके बताइएगा कि और आपके क्या डाउट्स हैं, ताकि मुझे और चीज़ें अच्छे तरीके से पता चल सके, ठीक है। बच्चों कमेंट करिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन पर इसी तरह के धुआंधार सवालों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मुलाकात होगी अगले सेशन। थैंक यू वेरी मच।